तो नमस्कार एंड आदाब एंड गुड इवनिंग विद सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज जीके और जीएस के लिए स्पेशल क्लासेस में। अभ्यास बैच आपने नाम तो सुना ही होगा। उस बैच की स्टार्टिंग को करते हुए और अभ्यास को आपके आगे बढ़ाते हुए, यानी कि आपकी सारी प्रैक्टिस जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन बेहतर से भी बेहतर हो सके, उन सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए हैं अपना थर्ड एपिसोड। नॉर्मली बोला जाए तो फोर्थ एपिसोड है, हालांकि फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या डील किया था, सिर्फ पूरे सिलेबस को, अपने पैटर्न को किस तरीके से हम लोग बात करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, और आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियां, यानी मोशंस ऑफ अर्थ। और पृथ्वी की गतियां आपको बहुत सारी चीजें सीखने को बताती हैं, जैसे कि क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डील कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात, पृथ्वी की गतियां का मतलब क्या है। ये जो हमारी पृथ्वी है दो तरह की गति करती है। एक गति जिसे कि हम लोग घूर्णन कहते हैं, घूर्णन या फिर इसको आप परिभ्रमण भी कह सकते हैं, या इसको क्या कहते हैं, अपने अक्ष पे जब घूमती है पृथ्वी तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन की संज्ञा देते हैं। रोटेशन भी इसे कहा जाता है। कितने समय में ये टोटल एक चक्कर पूरा करती है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग आंसर करेंगे लगभग 24 घंटे। देखिए लगभग 24 घंटे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि कुछ समय इसमें बच जाता है, जो 4 मिनट का समय धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 4 साल में एक लीप ईयर को क्रिएट करता है, ये हम लोग देखेंगे। इसके अलावा दूसरी जो इसकी गति होती है इसको कहते हैं परिक्रमण। एक होता है घूर्णन, दूसरा होता है परिक्रमण, यानी कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य की जो परिक्रमा करता है ये कितने टाइम में करता है, सॉरी ये जो परिक्रमा करता है इसमें 365 दिन से थोड़ा कम लगता है, जो 4 मिनट का जो अंतर होता है इसमें 4 दिन ये होते होते हमारे जो नॉर्मली देखते हैं अगले जो हमारा लीप ईयर होता है, जब भी लीप ईयर 4 साल के बाद आता है तो 4 साल में जो एक लीप ईयर आता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, 4 घंटे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसमें टोटल एक लीप ईयर बढ़ जाता है। इसको आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है, घूर्णन को और परिक्रमण को, इन दोनों गतियों को तो हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा क्या पढ़ना है हमको, चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें जो इधर उधर हों उसको भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो पृथ्वी है सूर्य की जो परिक्रमा करती है किस तरीके से परिक्रमा करती है। तो देखिए दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। अब क्वेश्चंस को डील करने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग जो बेसिक्स हैं इसको जान लेते हैं। जैसे कि एक होता है इक्विनॉक्स यानी कि विषुव। क्या होता है इक्विनॉक्स यानी कि विषुव। विषुव का मतलब क्या होता है, देखिए इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, जब इक्वेटर पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो इसे हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। ये कब कब होता है तो ध्यान रखते रहेंगे, मार्च और सितंबर में। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो डेट आप याद रखते रहेंगे, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो इसको M एंड S करके याद रख सकते हैं आप लोग, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ठीक है। एक होता है आपका बसंत विषुव। बसंत विषुव का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है शरद विषुव, यानी कि इसको हम लोग ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको 21 मार्च को दिखेगा बसंत विषुव, एंड आपको 23 सितंबर को दिखेगा शरद, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटम, यानी इंग्लिश में ऑटम बोलेंगे, हिंदी में इसको शरद अयनांत बोलते हैं, इसको ध्यान में रख रहे हैं, विषुव बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ क्लियर चीजें हो रही होंगी। आपसे अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछता है किस दिवस को पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। तो 21 मार्च दिया हो या 23 सितंबर दिया हो, तुरंत आप उस पर क्लिक करेंगे। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी अयनांत, ठीक है। अयनांत को भी ध्यान में रखते रहेंगे, जिसको सोलिस्टिस बोलते हैं, ये ध्यान में रखते रहेंगे। एंड इसमें हम बात करेंगे अयनांत की। अयनांत कौन कौन सा, 2 तरह के अयनांत होते हैं, 2 तरह के समय होते हैं जिसे कि हम लोग अयनांत के रूप में जानते हैं। नॉर्मली इसे संक्रांति भी कभी कभी कहा जाता है। एक ग्रीष्म संक्रांति होती है, एक शीत संक्रांति होती है, या फिर नॉर्मली इसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत होता है और शीत अयनांत होता है, जिसको हम लोग कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं। कौन कौन सा समय, इन दोनों समय को हम लोग जानते हैं 21 जून और 22 दिसंबर के रूप में, 21 जून और 22 दिसंबर के रूप में। इसको कैसे याद करें, जे और डी करके आप याद रख सकते हैं। ये जो 21 जून का समय होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कर्क संक्रांति के रूप में हम जानते हैं। कौन सा, इसको हम लोग कर्क संक्रांति के रूप में जानते हैं। इसमें क्या होता है, 21 जून वो टाइम होता है जिस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पाया जाता है। नॉर्मली अगर बात की जाए तो कर्क रेखा पर जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कर्क संक्रांति बोलें,
या फिर इसको ग्रीष्म अयनांत भी बोल सकते हैं, इसको ग्रीष्म अयनांत भी बोलते हैं। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है ग्रीष्म अयनांत, या फिर आपसे पूछेगा ये जो हमारा विंटर में या फिर सॉरी समर की बात करें तो समर में समर सॉलिस्टिस कब पड़ता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 21 जून के दिन। फिर उसके बाद 22 दिसंबर ध्यान रखेंगे, 22 दिसंबर जब सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है मकर रेखा पर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। मकर रेखा पर पड़ रही है तो इसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं, या फिर शीत अयनांत भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये आप ध्यान रखें। कुछ डेट्स को आपको याद रखना था, ये 4 डेट्स आपको याद रखने हैं, 21 जून, 22 दिसंबर एंड 21 ये आपको मार्च दिखेगा एंड 23 सितंबर दिखेगा। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो चीजें मैंने बताया इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक चलेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके चलने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। अभी संडे को हम लोगों ने देखा कि हमारा क्या है, लेखपाल के एग्जामिनेशंस पूरी तरीके से कवर अप हुए हैं। 31 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 31 हमारी जो जुलाई चली, इस दिन क्या है लेखपाल की मेंस परीक्षा थी। और इस परीक्षा के जस्ट एक दिन पहले सैटरडे को हम लोगों ने मंथली रिवीजन किया, और उस मंथली रिवीजन में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे पूछे हैं जिनका आंसर डायरेक्टली आप लोगों को, अगर डायरेक्टली आप लोगों ने आंसर दिया था उसमें, और डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं वो सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मिले कहाँ पे हमको, लेखपाल के एग्जामिनेशंस में। इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने जिब्राल्टर स्टेट पूछा था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया। फिर उसके बाद से आप लोग नॉर्मली देख सकते हैं कि ये जो बीजिंग में जो हमारी एक देख सकते हैं, बीजिंग में कौन सी हमारी एक समिट हुई, जिसे हम लोग SCO की समिट के रूप में जानते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे अगर मैं एक एक चीजें पढ़ पढ़ के बताना शुरू करूं, ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की जो अध्यक्षता की किसने की, चाइना इस बार किया था, BRICS ऐसे करके मैंने बताया था आपको। इसके अलावा कुछ और नाम हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। अगर क्वेश्चंस को आप देखें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को आप रिलेट कर लेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेखपाल की सीरीज में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं को डील किया था, वो भी क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है। BC रॉय पुरस्कार ये हम लोगों ने करंट में डील किया था, ये भी आप लोगों को पता है। और जो सैटरडे को हम लोगों ने डील किया था कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये उत्तर प्रदेश था। टोटल 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों की क्लास से रिलेटेड थे, तो इसको आप लोग जरूर देखें, क्लासेस को एंजॉय करें। और MTS की बात करें तो MTS के बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझसे बताया कि अगर करंट की और GS की बात की जाए तो डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो इसी क्लास से उठा करके मैक्सिमम पूछे गए थे। एज इट इज, कभी कभी एज इट इज क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सागर, ये जो आपको सॉरी मेडिटेरियन सी एंड आपको अटलांटिक सागर जो दिखा दे, महासागर दिखाई देगा, इन दोनों के बीच में मैंने पूछा था कौन सी स्टेट होती है। ये क्वेश्चन एकदम वर्ड बाय वर्ड पूछा गया। 8 राज्यों से सीमा साझा होती है, ये एकदम वर्ड बाय वर्ड पूछा गया। तो इन चीजों को आप लोग फॉलो करते रहें ताकि आप लोग भी जल्दी से जल्दी सफलता पा सकें। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको डील करेंगे, क्वेश्चंस को देखते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों को भी ध्यान रखते रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आंसर करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। यदि विषुवत वृत्त की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, विषुवत वृत्त की लंबाई की बात कर रहा है, 40,000 किलोमीटर है अगर, और घूर्णन का वेग लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ध्रुव पर घूर्णन का वेग क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हमारे पृथ्वी है, विषुवत रेखा पर बता रहा है कि वृत्त की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है, ठीक है, 40,000 किलोमीटर हो गया मान लिया, ठीक है। इसके बाद बता रहा है कि जो घूर्णन का वेग है ये 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी बता दिया, दोनों चीज सही है। तो पूछ रहा है ये जो ध्रुवों पे वेग होगी, ध्रुवों पे, ये जो हमारा पोल है, इस पे ध्रुवों पे घूर्णन का वेग क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शन आपको बता रहा हूं, 0, 850 किलोमीटर प्रति घंटा, 1700 किलोमीटर प्रति घंटा या 3400 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी राइट आंसर लगे तुरंत आप आंसर कीजिए। राइट आंसर मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर है 0। ध्यान रखिएगा, जब भी पृथ्वी हमारी घूर्णन करे, भले ही कितनी ही बड़ी परिधि हो, भले ही कितने भी रफ्तार से ये घूम रही हो, ध्रुव तो कहीं घूम करके नहीं जाएगा, ध्रुव तो अपने स्थान पर ही रहेगा। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें भूमध्य रेखा पे, ये वाली अगर पॉइंट को आपने, और थोड़ी देर बाद ये घूमा तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, फिर घूम करके यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसी चीजें होंगी। लेकिन ध्रुवों पे क्या होगा, ध्रुवों पे तो चीजें वहीं रहेंगी, वहीं घूमते रह जाएंगी। तो इस पे क्या है, घूर्णन का वेग 0 होगा। नॉर्मली आप इसको एक ग्लोब से समझ सकते हैं। ग्लोब पे आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे हैं और पृथ्वी का घूर्णन का वेग है तो आप घूम करके यहाँ आ जाएंगे, फिर घूम करके यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो कौन सा घूर्णन वेग, कोई घूर्णन वेग नहीं पोल्स पे होता है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। बिल्कुल सही आंसर जिन लोगों ने 0 किया यानी कि 0 किया, उन लोगों का आंसर बिल्कुल राइट है। 1 नंबर जोड़िए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। लगभग शून्य बोला जाता है लेकिन एग्जैक्टली कोई भी चीज नहीं होती है। लगभग बोला जाए तो 0.00008 किलोमीटर पर आवर जो होती है ये घूर्णन का वेग होती है हमारे ध्रुवों पे, ये नॉर्मली बताया जाता है। अक्ष पे हमेशा जो है नॉर्मली हम लोग बोला जाए तो ये अपने पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमती है, जिस वजह से दैनिक गति होती है पृथ्वी की और हमको सूर्योदय पूरब की तरफ से उगता हुआ दिखाई देता है। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कितने लोग इसमें नंबर पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है ये आप बताएंगे। पहला स्टेटमेंट, भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए प्रगामियतः बढ़ता जाता है। प्रगामियतः मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो क्या है बढ़ता चला जाएगा। इसको फिगर में उतारें, दिमाग में उतारिए तुरंत। भूमध्य रेखा के निकट जो है अंतर न्यूनतम होता है। किस चीज की? दिन और रात की अवधि की बात कर रहा है। दिन और रात की अवधि भूमध्य रेखा के पास बहुत कम होता है, दिन और रात की उसके बीच में अंतर। तो इसके दूर जैसे जाते जाएंगे उसमें जो है डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, दिन बड़ा हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी, रात बड़ी हो जाएगी, दिन छोटा हो जाएगा, ऐसी चीजें होती हैं। ये सही है या नहीं? दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि भूमध्य रेखा पर अंतर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर अंतर अधिकतम होता है यानी कि दिन बहुत बड़ा होगा, रात छोटी होगी, या फिर रात बहुत बड़ा होगा, दिन छोटी होगी, ऐसा कह रहा है। और उससे दूर जाते हुए प्रगामियतः घटते जाता है अंतर। तो ऐसा हो सकता है क्या? क्वेश्चन को समझिएगा, फिर से आंसर कीजिएगा। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है उष्ण कटिबंधों पर। अब जब हम लोग अपनी पृथ्वी को लेते हैं तो ये वाला जो बीच में पोर्शन होता है इसे हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध, जहां पे गर्मी साल भर पड़ती है नॉर्मली। इसके अलावा ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध, जहां पे जो ठंड है वो वर्ष भर पड़ती है। और ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिखाई देता है ये कौन सा होता है? ये शीतोष्ण कटिबंध होता है। इन तीनों पोर्शंस को पहले आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है? तीनों ध्यान हो गया। अब आपसे पूछ रहा है उष्ण कटिबंधों पर, यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है? उष्ण कटिबंधों पर अंतर न्यूनतम होता है। अंतर न्यूनतम यानी कि जो हमारा दिन और रात होते हैं उसमें अंतर न्यूनतम होता है। और भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर प्रगामियतः बढ़ते जाता है। भूमध्य रेखा पर जो ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है अंतर, ऐसा कह रहा है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि उष्णकटिबंधीयों पर अंतर अधिकतम होता है। ये जो उष्णकटिबंध है यहाँ पे अंतर सबसे अधिक होता है दिन और रात का। और भूमध्य रेखा और ध्रुवों की ओर धीरे धीरे जब बढ़ते चले जाएंगे तो ये घटता चला जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए एकदम एक तरीके से आप लोग आंसर करेंगे, मुझे उम्मीद है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। पहले तो देखेंगे, जब हम तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, पहले बाकी सभी स्टेटमेंट आप छोड़ दीजिए, पहले स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही कैसे हो जा रहा है। भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा जो हमारी है, यानी कि जो इक्वेटर है हमारा, 0 डिग्री जो हमारा अक्षांश रेखा दिखाई देती है, 0 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा दिखाई देती है, इस पे हम लोग नॉर्मली देखते हैं दिन और रात की अवधि लगभग बराबर रहती है। दिन और रात दोनों लगभग बराबर होती है। एंड नेक्स्ट ही बात करें, जैसे जैसे हम इससे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे, ठीक वैसे वैसे इसमें क्या है, दिन और रात की जो डिस्टेंस है, टाइमिंग है, वो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि सूरज कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है, ठीक? अगर कर्क संक्रांति है, कर्क रेखा पे अगर सीधे आती है इसकी किरणें, तो उस टाइम में क्या होगा? उस टाइम में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ी होगी, रात छोटी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होगी, दिन छोटी होगी। लेकिन ध्रुवों को छोड़ दें हम लोग, अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे सारी चीजें बराबर होगी, इसकी बात की जा रही है। तो यानी कि आपका स्टेटमेंट 1 सही है। बाकी चीजों पे देखने से पहले आप इस डिस्क्रिप्शन को देख लेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जहां पे लिखा हुआ है पूरे वर्ष विषुवत रेखा के निकट दिन और रात की अवधि में न्यूनतम अंतर होता है, और जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं ये लगातार अंतर बढ़ता चला जाता है। बाकी स्टेटमेंट आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से देख सकते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, लेकिन स्टेटमेंट थोड़े बड़े होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया भी हूं आपके लिए। विषुवतीय क्षेत्र में, अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को विषुवत रेखा पता चल गई होगी। जब भी हम पृथ्वी की बात करते हैं, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को इक्वेटर कहते हैं, इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, इसी को वृहद वृत्त भी बोलते हैं। ये सारी चीजें आप ध्यान रखते रहेंगे। विषुवतीय क्षेत्र में ग्रीष्म के अलावा कोई और ऋतु नहीं होती है। ऐसा होता है क्या? आप बताएंगे। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए होता है, ये तो बता रहा है, ग्रीष्म के अलावा और कोई ऋतु नहीं होती है, सिर्फ गर्मी पड़ती है, ठंडी नहीं पड़ती है, इसके अलावा कोई और ऋतु नहीं होती। इसका क्या कारण होता है? पहला स्टेटमेंट बताता है पूरे वर्ष दिन और रात लगभग समान लंबाई के होते हैं। दिन और रात लगभग समान लंबाई के होते हैं, तो इस वजह से गर्मी होती है। रात में, दिन भर तो पूरी धूप रहेगी तो गर्मी होगी, रात में उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाएगा तो भी उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन हीट का हो नहीं पाएगा।
तो इसको हम बोल सकते हैं पहला स्टेटमेंट लगभग सही लग रहा है। ठीक है, दूसरे की बात करें, पृथ्वी का घूर्णन वेग विषुवत वृत्त पर अधिकतम होता है। विषुवत वृत्त पर अधिकतम होता है घूर्णन वेग, इससे क्या अंतर हो सकता है सर? विषुवत वृत्त पर अधिकतम अगर वेग हुआ भी तो भी क्या इससे ये पता चलेगा कि इसमें मौसम किसी तरीके से चेंज हो रहा है या फिर कोई और बात है? चलिए इसको भी अभी देखते हैं। थर्ड की तरफ आप लोग आंसर करते रहिएगा। थर्ड की तरफ देखें तो इसमें बोला विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कोरियोलिस बल शून्य होता है। कोरियोलिस बल शून्य होता है क्या नहीं या फिर नहीं होता है, ये आप बताएंगे तुरंत। हम लोग अपने स्टेटमेंट पे देखें तो क्या है, पहला कह रहा है केवल एक, दूसरा बोल रहा है 1 और 2, तीसरा बोल रहा है 2 और 3 और चौथा बोल रहा है 1, 2 और 3। देखिए स्टेटमेंट को आप लोग पूरी तरीके से पढ़िएगा, जितना मैंने समझाया उसको देखेंगे, अपने दिमाग का थोड़ा प्रयोग करेंगे और इस स्टेटमेंट को जरा सा देखेंगे तो और डिस्क्रिप्शन में आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों स्टेटमेंट सही है? क्योंकि विषुवत वृत्त का जो क्षेत्र होता है वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। बिल्कुल सही है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट दिया था, यानी जो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर जो न्यूनतम होता है किस चीज का, घूर्णन का वेग, तो घूर्णन का वेग होता है। ठीक है, मान लिए हो जाता है। ठीक है, मान लिया हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा हम लोग मान रहे स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। लेकिन साथ ही विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या इनका कोई योगदान है ग्रीष्म ऋतु ही रहने में या फिर कोई और ऋतु ना आने में? तो इसका अंतर है, इसका उत्तर है नहीं। विषुवतीय क्षेत्र में ऋतुओं के अभाव में इन कारकों का कोई योगदान नहीं है, इसलिए सेकंड और थर्ड को हम गलत मानेंगे। केवल जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। पूरी तरीके से क्लियर कट आंसर फर्स्ट हमारा सही है। बाकी के दो स्टेटमेंट सही तो हैं लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सही फिट नहीं बैठते हैं। देखिए बात तो सही बोली है इन्होंने, लेकिन इसके अलावा जब बात करते हैं कि विषुवतीय क्षेत्र में ग्रीष्म के अलावा कोई और ऋतु नहीं होती, इससे ये कोई रिलेट नहीं है। इस वजह से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ये बताया था 1 नंबर बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि पृथ्वी का घूर्णन गति हो ही ना, पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो, पृथ्वी रुकी हुई है, तो इसका परिणाम यह होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। बात सही है, जब पृथ्वी अगर घूमेगी ही नहीं तो सूर्योदय और सूर्यास्त तो होगा नहीं। पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। दूसरा सही है या नहीं ये बताइए। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है दिन और रात्रि का चक्र नहीं होगा, उसी चीज को तो घुमा करके बोल दिया, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा बोल रहा है केवल एक ऋतु होगी। अब आप बताइए क्या केवल एक ऋतु होगी, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या ऋतु इस वजह से बदलती है, ये जो हमारी मतलब नॉर्मली बोला जाए हमारा जो मौसमें होती हैं, ये क्या इस वजह से बदलती है कि पृथ्वी हमारी घूर्णन करती है? तो आंसर है नहीं। पृथ्वी का जो समय होता है ये जो मौसम होता है ये इस वजह से बदलता है क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री का अक्ष बना करके, एक तरीके से कोण बना करके ये जो है झुकी हुई है। इस वजह से इसका क्या मौसम में परिवर्तन होता है। तो अगर पृथ्वी रुक भी जाए तो भी मौसम परिवर्तन तो होता रहेगा, बस दिन और रात नहीं होंगे। तो खैर 1 और 2 आपका सही है, तीसरा आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ आप देखेंगे 1 और 2 जो हैं सही हैं, लेकिन तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, जिसको समझ में ना आए बाबू, ठीक है, उसके लिए स्टेटमेंट मैंने इसी वजह से पूरा छाप करके रख दिया है, उसको आप लोग पूरा पढ़ेंगे और उसको समझ करके फिर उसके बाद समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए आपको क्लास में ही समझ में आ जाए। शीतकालीन अयनांत के संबंध में मैंने बताया था ना, शीत अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, फिर उसके बाद से आपको मैंने बताया था कौन सा 2 चीजें, विषुव, कौन सा बसंत विषुव, शरद विषुव, ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ाया था। अयनांत की बात कर लेते हैं, सोल्स्टिस इसको हम लोग बोलते हैं। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति में जो मकर संक्रांति होती है उसे हम लोग शीत अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर का टाइम पीरियड होता है, मकर रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें चमकती हैं, इसकी बात यहाँ की जा रही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो पूछ रहा है शीतकालीन जो अयनांत है या मकर संक्रांति इससे आपसे बोल दे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इससे सही है? दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, ऐसा होगा क्या? जब कर्क रेखा पर, देखिए कर्क नहीं मकर रेखा, ये मकर रेखा है हमारी, मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है हमारी। ठीक है, जब हम बोलेंगे कि हमारी मकर रेखा पर 24 घंटे क्या मतलब एक तरीके से सूर्य की किरणें जो हैं सीधी पड़ रही हैं, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे का अंधेरा छाया रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, यह 21 जून को होता है क्या? यह 21 जून को होता है क्या, ये आप बताएं।
तो 21 जून को तो नहीं होता है सर, 22 दिसंबर को होता है। 21 जून मैंने आपको बताया था, ये कर्क संक्रांति का समय होता है। यहाँ पे मकर संक्रांति यानी शीतकालीन अयनांत की बात कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। बिल्कुल सही है। जब भी हम लोग इस ध्रुव की बात करेंगे, यहाँ पे 6 महीने के दिन है अगर, तो इस वाले यानी कि नॉर्थ वाला जो ध्रुव है, यहाँ पे 6 महीने की रात दिखाई देगी। यानी थर्ड स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है सूर्य सर्वोच्च पर होता है, सूर्य सूर्योच्च पर होता है। सूर्योच्च पर यहाँ पे नहीं माना जाएगा, सूर्योच्च पर जब भूमध्य पे होता है, इसको हम लोग बताते हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। जो सी है हमारा वो करेक्टली आंसर होगा। बाकी आप चीजों को याद रखते रहेंगे। जो सारी चीजें आपको 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश की बात करें तो लंबवत पड़ती हैं सीधी किरणें, ये सारी चीजें हम लोग पहले ही डील कर चुके हैं। मकर रेखा की बात हम लोग कर रहे हैं, जो मैंने बताया 22 दिसंबर का स्टेटमेंट, ठीक है। पहले भी डिफाइन किया था, फिर से जिसको ना समझ में आया हो रोकेंगे, क्लिक करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जून की 21वीं तारीख को सूर्य, अभी अभी तो बताया हमने, जून की 21वीं तारीख को सूर्य, अब आप लोग आंसर करेंगे। उत्तरीय ध्रुव, देखिए उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। क्षितिज का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारा आसमान और पृथ्वी मिलती हुई दिखाई देती है, क्षितिज बोलते हैं इसको। तो क्षितिज की बात कर रहा है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, यानी जो हमारा उत्तरीय ध्रुव है, यहाँ क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है का मतलब क्या है, ऐसे जाएगा पूरा ऊपर ऊपर ही दिखाई दे रहेगा पूरा, मतलब कि रात नहीं होगी दिन ही दिन रहेगा। ऐसा सही है या नहीं आप बताएंगे। फिर दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, ऐसा होगा क्या, ये भी आप बताएं। तीसरा, मध्याह्न में, मध्याह्न मतलब दोपहर होता है, मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, यानी कि सीधे सर के ऊपर चमकता है। इसकी बात कर रहा है कि जब भी हम लोग भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो दोपहर में सर के सीधे ऊपर चमकता है। ये कंडीशन नहीं होती है, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। और डी की बात करें, मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, तो मकर रेखा पर भी नहीं चमकता है, मध्याह्न में भी ये जो है भूमध्य रेखा पर भी नहीं चमकता है। दक्षिण ध्रुव में तो रात रहेगी, तो क्षितिज से नीचे ऊपर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो 21 जून की तारीख होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति, या फिर ग्रीष्म अयनांत बोलेंगे या कर्क संक्रांति बोलेंगे। 21 जून को ये डेट होती है और इसे हम लोग क्या कर्क रेखा पर सीधे आती हुई देखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आंसर नंबर ए आपका राइट है। जिन लोगों ने किया एक एक नंबर अपना बढ़ा लेंगे। ओके, बिल्कुल सही। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, उसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्वेश्चनों पर विचार करना है। क्वेश्चन आपका पहला है, देखिए क्या, विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे कम होता है, ऐसा होता है क्या? हम तो सबसे पहले जानते थे विषुवत रेखा पे सबसे तेज घूर्णन होती है, तो पहला स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब होता है। भाई निम्न वायुदाब नहीं होता, यहाँ पे उच्च वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब वही ऊपर जाकर के फिर उसके बाद से दूसरे हमारे और सारे जो भी हमारे अक्षांश होते हैं उस पर गिरता है जाकर के, ये पहले देखें, पहला तो गलत हो गया। दूसरा, विषुवत रेखा पर तीव्र धरातलीय क्षैतिज पवनें चलती हैं। भाई क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं, ऊर्ध्वाधर पवनें चलती हैं, तो दूसरा भी गलत हो गया। स्टेटमेंट देखो ही ना, डायरेक्टली जहां पे लिखा हुआ है न तो एक न तो दो, इसी पे तुरंत आप क्लिक कर देंगे। आंसर नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आंसर भी दिखाई देंगे एंड द करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब बताएंगे सही कौन सा, आप ही लोग बताएंगे। स्टेटमेंट ए है, चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, बताएंगे। प्रत्येक पूर्णिमा को होता है क्या चंद्र ग्रहण, आप बताएं। बी की बात, चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ऐसा चंद्र ग्रहण के दिन होता है या सूर्य ग्रहण के दिन होता है, ये आप लोग याद करके बताएंगे। कह रहा है चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ये स्टेटमेंट सही या नहीं आप बताएंगे। तीसरा, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, अमावस्या को होता है या पूर्णिमा को होता है, ये भी आप बताएंगे। और डी की बात, दक्षिणी अयनांत के दौरान, दक्षिणी अयनांत का मतलब जब मकर रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें चमकती हैं, 22 दिसंबर का दिन होता है, और इसकी बात कर रहा है यहाँ पे सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है या फिर मकर रेखा के ऊपर होती है, ये आप बताएंगे। चौथा तो गलत हो गया, क्योंकि जब दक्षिणी अयनांत की बात करें या फिर जिसको हम लोग शीत अयनांत की बात करें या जिसको हम लोग मकर संक्रांति के रूप में भी जानते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या,
इस समय में 22 दिसंबर के दिन पृथ्वी पर क्या होती है, मकर रेखा पर सीधे चमकती है। ये भूमध्य रेखा पर नहीं, चौथा गलत हो गया। सी की बात करें तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, बिल्कुल सही है, अमावस्या पे ही हमारा सूर्य ग्रहण होता है, बिल्कुल सही है। बी की बात करें तो चंद्रग्रहण जो है दिन में, क्या है, चंद्रग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में नहीं आता है सर। पृथ्वी जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिस वजह से चंद्रग्रहण लग जाता है। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। तो आपका बी भी गलत हो गया। एक ही बात करें, चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। देखिए चंद्रग्रहण पूर्णिमा को तो होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, ऐसा नहीं करेक्ट है। तो आपका ये भी गलत हो गया। सी जिन लोगों ने लगाया है 1 नंबर बढ़ा लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बता दिया करो, ठीक है, कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन किए। नेक्स्ट आपके सामने कथनों पर फिर से विचार करेंगे। कथन क्या है देख लेते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि जैसी ऋतुएं भी नहीं होती। सही है या नहीं आप बताएंगे। दूसरा, पृथ्वी यदि घूर्णन नहीं कर रही होती तो क्रमिक रूप से दिन और रात भी नहीं होते हैं। सही है या नहीं आप बताएंगे सोच करके, अब इतना तो दिमाग आ ही गया है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो वर्ष भर दिन और रात की लंबाई एक समान होती। अब बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को एकदम फिर से ध्यान से पढ़ लेंगे, रोक के पढ़ लेंगे। आंसर मैं 1 मिनट में बता दूंगा। पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो ये सारी ऋतुएं भी नहीं होती, पहली बात। दूसरी चीज, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही होती तो क्रमिक रूप से दिन और रात भी नहीं होते हैं, बिल्कुल सही। तीसरी बात, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो वर्ष भर दिन और रात की लंबाई एक समान होती, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट, यानी कि आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, जिसको आप लोग व्याख्या में भी देख सकते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये 23.5 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका सिंपल सा है। क्वेश्चन सिंपल सा है और ये आखिरी क्वेश्चन नहीं है, अभी एक क्वेश्चन और है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ये ज्वार और भाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है, महासागर की सतह पर, महासागर के सरफेस की बात कर रहा है, ओशियंस के सरफेस की बात कर रहा है, किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के घटित होने के समय अंतराल कितना होता है। यानी कि एक ज्वार आया फिर दूसरा ज्वार आया। ज्वार का मतलब क्या है, पानी बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूरज चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पे जो जल का स्तर होता है ये ऊपर चढ़ता है, और ऊपर चढ़ने की वजह से ज्वार आता है। फिर नीचे आने की वजह से इसमें भाटा आता है, मतलब एक तरफ ज्वार आता है दूसरी तरफ भाटा आता है, ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो 2 ज्वार आने की, यानी एक बार पानी ऊपर चढ़ा, ज्वार आया, फिर उसके बाद फिर भाटा आया, फिर उसके बाद फिर से ज्वार आया। 2 ज्वार के बीच का जो टाइम होता है, इस टाइम पीरियड को पूछ रहा है कितना होता है। 12 घंटे, 26 मिनट, 24 घंटे या 24 घंटे 52 मिनट। इसको डायरेक्टली हम लोग आंसर करेंगे 12 घंटे 26 मिनट। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है ये। नॉर्मली आप बात करेंगे, याद रखेंगे, 2 ज्वार या 2 भाटा के बीच में जो अंतर होती है ये कितने समय का होता है। ये 6, देखिए पहले 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। 2 लगातार जो क्रमिक ज्वार आते हैं इनके बीच का अंतर। और बात करें ज्वार के बाद भाटा कितने समय बाद आता है, तो ज्वार के बाद भाटा 6 घंटे 13 मिनट बाद आता है। तो 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। ये ध्यान रखेंगे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको आप लोग यहां देख सकते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसको आप लोग खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या है, ज्वारों का संचलन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है। ये जो ज्वार आता है, ये चलता जो है, ज्वार आया, भाटा आया, ये सारी चीजें किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। देखिए मैं फिर से आपको कह रहा हूं, टॉपिक में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद से आगे की चीजें मैं देखना चाहूंगा आपने कितनी तैयारियां की हैं। ये अभ्यास बैच है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस कराई जाएंगी, आप खुद को टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे किस लेवल तक आपने पढ़ाई की है। स्टेटमेंट 1 बोलता है क्या, एल्बिडो प्रभाव की वजह से। बी बोलता है पवन वेग की वजह से। सी बोलता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। और डी बोलता है पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से। तो सबसे अधिक जो ज्वार का संचलन होता है ये किसके द्वारा निर्धारित होता है, ए, बी, सी या डी। तुरंत आप आंसर करेंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क है। और अगर जिसको आंसर चाहिए वो ये आंसर मैं आपको डिटेल में आपको सेंड कर दूंगा, पीडीएफ में आप इसको देख लेंगे। ए, बी, सी या डी, इसका मैं चाहूंगा आप लोग खुद थोड़ा एनालिसिस करके आंसर करेंगे। ये आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, खोज करके निकालेंगे, पढ़ करके निकालेंगे। जो नहीं निकाल पाएगा तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, इसको डाउनलोड कर लेना है आसानी से। जीएस जीके की सीरीज नंबर 4 आपको मिल जाएगा और इसको आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, और क्वेश्चंस को तो आप लोग देखते रहेंगे, बस सिंपल सी बात आपको बोलना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप डेली देखें और क्वेश्चंस को आप डेली डील भी करते रहें, जस्ट बिकॉज क्वेश्चंस ही हैं जो आपके कामयाबी की तरफ का सफ़र और ज़्यादा कम कर देती हैं, और कामयाबी की तरफ आपका सफ़र जो है बड़ी जल्दी से मतलब आप अपने लक्ष्य तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। वजह मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, बहुत कुछ आप लोग पढ़ लोगे, पूरी किताब को पढ़ लोगे, लेकिन सारी किताब पढ़ने के बाद भी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ये है कि आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, आप उसको समझ नहीं पाते हो, आप ये नहीं देख पाते हो कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, इसके अलावा आप देखेंगे और सारे स्टेट पीसीएस, एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, ये सारी चीज़ें आपके ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आती हैं, और इसी वजह से हम भी ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए हैं ताकि आप ऐसे टफ टाइप के क्वेश्चंस को, या जो होते तो सिंपल हैं लेकिन आप लोग उसको टफ समझ लेते हैं, उन क्वेश्चन से आप डायरेक्टली डील कर सकें और आसानी से अपने सफलता को प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। तब तक के लिए शुभकामनाएं।